हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी सीरीज को लॉन्च किया है। उसी सीरीज के अंतर्गत ये हमारी आंसर राइटिंग की सीरीज है और आंसर राइटिंग की सीरीज में हमने ऑलरेडी 10 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। ये हमारा पार्ट 11 है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे किस प्रकार का क्वेश्चन आया और उसे किस तरीके से लिखना चाहिए था। जैसा कि आपके सामने ये प्रश्न है, तो जब हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ेंगे और इसके बाद इनके उत्तर को, और लास्ट में हम ये देखेंगे कि वास्तव में इस प्रश्न के उत्तर को कैसे लिखा जाना था। प्रश्न पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ कि ये प्रश्न जिस पर्सन ने मुझे भेजा है उसने इस बात के लिए मुझे अवगत कर दिया कि ये प्रश्न यूपी पीसीएस के अकॉर्डिंग लिखा गया है, इसलिए इसकी जो वर्ड लिमिट है वो आप यूपी पीसीएस के अकॉर्डिंग ही देखें। और इन्होंने 40 नंबर का प्रश्न बताया है। कहने का मतलब लगभग ये 450 वर्ड के आसपास का हो सकता है। ठीक, तो हम ये देखेंगे इन्होंने अपना कंटेंट कैसे लिखा और प्रश्न की डिमांड क्या थी, फिर अपनी तरफ से उत्तर कैसे लिखना चाहिए ये बात बताएंगे। ठीक, तो इनका प्रश्न है, भारतीय संदर्भ में न्यायिक समीक्षा से आप क्या समझते हैं? न्यायिक समीक्षा के संबंध में संविधान में प्रमुख प्रावधानों की गणना करें। क्लियर? तो इन्होंने लिखा है, परिचय, किसी भी मजबूत लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका की निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता से बचाने के लिए न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान की जाती है, जिसके तहत न्यायपालिका, विधायिका व कार्यपालिका द्वारा बनाए गए विधायन व किए गए कृत्यों की संवैधानिकता की कसौटी पर जांच करती। न्यायिक समीक्षा शक्ति के पार्थिक सिद्धांत के अंतर्गत नियंत्रण व संतुलन पर आधारित है, जो पुनर्जागरण व प्रबोधन के आगमन के परिणाम स्वरूप नवीन राजनीतिक व्यवस्था की अनूठी प्रणाली विशेषता के रूप में परिलक्षित होते हैं। विस्तार, भारतीय संदर्भ में न्यायिक समीक्षा की बात करें तो संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता व अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन को साधने का प्रयास किया है। अमेरिकी शासन व्यवस्था में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का आधार यथोचित विधि की प्रक्रिया को माना जाता है, लेकिन भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का आधार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को माना जाता है। हालांकि ऐसे कई प्रसंग परिचित होते हैं जब न्यायपालिका ने यथोचित विधि की प्रक्रिया के आधार पर निर्णय दिए। भारतीय शासन प्रणाली में न्यायिक समीक्षा अनोखे विशेषताओं को संजोए या संगीत क्या है हुए प्रतिबिंबित होते हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया। शासन का कोई भी अंग संविधान से ऊपर नहीं और शासन के सभी अंग संविधान के प्राधिकार के माध्यम से शक्ति प्रदान प्राप्त करते हैं। फिर है, और संविधान के निर्वचन का अधिकार संविधान द्वारा न्यायपालिका को दिया गया ताकि न्यायपालिका संविधान का अतिक्रमण करने वाली प्रत्येक विधियों या कृत्यों को असंवैधानिक घोषित कर दे। भारतीय संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए ताकि देश के सभी नागरिकों में समता, समानता, स्वतंत्रता, बनता का विकास हो सके, एक स्वस्थ राष्ट्रवाद का सृजन हो सके। और भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय बनाए गए, जिसके तहत अनुच्छेद 13 व 32 के माध्यम से न्यायपालिका को शक्ति दी गई मौलिक अधिकारों को सीमित करने वाली विधियों का परीक्षण किया जाए। आदि ये युक्त न हो तो उस विधि को खारिज कर दिया जाए। भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था को अपनाए गए हैं, जिसमें राज्यों को भी स्वायत्तता प्रदान की गई। यदि संघ द्वारा राज्यों की शक्तियों को छीनकर संघीय संतुलन को अव्यवस्थित किया जाता है तो न्यायपालिका को संविधान द्वारा न्यायिक परीक्षण करने की शक्ति प्रदान की गई। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा के संवैधानिक प्रावधान निम्न है। अनुच्छेद 13 के में आपने क्या बताया है, यह घोषणा करता है कि मौलिक अधिकारों को सीमित या न्यून करने वाली विधियां अमान्य होंगी। 32 अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक बनाया गया है और नागरिक अपने अधिकारों को इसके माध्यम से लागू कर सकते हैं। अनुच्छेद 131 केंद्र एवं राज्य अंतर विवादों के समाधान है, सर्वोच्च न्यायालय को इसे मूलाधिकार क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है। 226, ठीक है, आपने कुछ भी लिखा है, इसके तहत राज्य के उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक बनाया गया और मौलिक अधिकारों से असंगत प्रत्येक विधियों को शून्य घोषित करने का अधिकार दिया गया। संसद और विधानमंडल द्वारा निर्मित विधियों की क्षेत्रीय सीमा तय करना आदि। निष्कर्ष, यद्यपि न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान द्वारा प्रदान की गई, परंतु ये असीमित नहीं है। संसद व कार्यकारी अंग को सुचारू रूप से संचालित करने के न्यायपालिका को सीमित शक्ति प्रदान की गई, जो केशवानंद भारती मिनर्वा मिल्स में स्पष्ट किए गए। इससे स्पष्ट कर दिया गया न्यायालय उन्हीं विधियों को कृत्यों को परीक्षण कर सकती है जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हो। ठीक है, आपका मैंने उत्तर पढ़ लिया, आपने क्या लिखा है, क्या कमी है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपसे जब इस पर्सन ने क्वेश्चन पूछा या जिस एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसने आपको इस बात से अवगत करा दिया है कि
कि हम न्यायिक समीक्षा के बारे में भारतीय संदर्भ की सिर्फ बात करेंगे और उसमें आप हमें न्यायिक समीक्षा का सामान्य सा अर्थ बता दीजिए और न्यायिक समीक्षा से संबंधित संविधान में जो प्रोविजंस हैं उनका जिक्र कर दीजिए। बिल्कुल सिंपल आंसर है इसका। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी कंट्री से, किसी भी देश से तुलना नहीं करनी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसने दे दिया कि भारतीय संदर्भ में न्यायिक समीक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में सिर्फ बताइए। क्लियर? तो भारतीय संदर्भ में जब हम न्यायिक समीक्षा की बात करेंगे तो ये बताएंगे कि भारतीय संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का विचार कब से आया, किस टाइम से आया, क्यों आया, न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य क्या है और जब उद्देश्य लाया गया तो किन किन केसेस के माध्यम से न्यायिक समीक्षा को इम्प्लीमेंट किया जाने लगा। ठीक, फिर हम इन चीज़ों को बताते वक्त ये भी बताएंगे कि जो न्यायिक समीक्षा है उसको किन विधियों के अंतर्गत इम्प्लीमेंट किया जाता है। कहने का मतलब कि न्यायिक समीक्षा हम किन विधेयकों में चुनौती दे सकते हैं। जैसे कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ऐसा तो है नहीं कि आप हर एक कानून की न्यायिक समीक्षा कराओ, वो विधियां क्या हैं, उनका क्राइटेरिया क्या है जिसके अंतर्गत हम किसी भी अधिनियम को न्यायिक समीक्षा के आधार पर चुनौती दे सकते हैं। जब आप अपनी ये बातें बता रहे होगे तो उसी वक्त आप बता सकते हो एक घटना कि पहले 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जो विषय आते थे वो न्यायिक समीक्षा से परे होते थे, लेकिन आप ये बताओ कि आर कोहलो वर्सेस जो केस था उसमें डिसाइड किया गया कि 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले विषयों को भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक, फिर आप कुछ केसेस का जिक्र करोगे, जैसे केशवानंद भारती केस, आप जिक्र करोगे गोलकनाथ केस, आप मिनर्वा मिल्स का जिक्र करोगे, आप ये कई सारे केसेस के बारे में बताओगे। फिर आप अपने प्रश्न के दूसरे पार्ट में जाओगे, न्यायिक समीक्षा के संबंध में संविधान में प्रमुख प्रावधान। तो आपको अच्छे से पता है कि भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का डायरेक्ट उल्लेख नहीं है। क्लियर? जैसे कि आपने लिख तो दिया है इस पेज में, यहाँ पे न्यायिक समीक्षा को लेके हाँ, यहाँ पे आपने जैसे जिक्र किया है ना, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा के संवैधानिक प्रावधान निम्न है। तो आप ऐसे नहीं बताओगे कि हाँ न्यायिक समीक्षा के संवैधानिक प्रावधान प्रमुख है। इससे क्या लगता है कि न्यायिक समीक्षा के बारे में भारतीय संविधान में दिया गया है, जबकि आपको पता हो कि सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसे बताया है कि न्यायिक समीक्षा क्या होती है अपने डिसीजन के माध्यम से। कहने का मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे इस वर्ड का उपयोग नहीं किया गया है। तो आप जब ये बातें ऊपर लिख रहे होगे ना तो एग्जामिनर को लग जाएगा कि जो एस्पायरेंट है उसको इसकी काफ़ी गहरी समझ है न्यायिक समीक्षा को लेकर, इसीलिए उसने हर प्रकार की सूझबूझ का परिचय देते हुए, सीमाओं का जिक्र करते हुए न्यायिक समीक्षा के बारे में अच्छा सा उत्तर गढ़ा है। ठीक, और जब आप दूसरे पार्ट में आओगे, ये बताओगे कि भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा क्या है, तो आप ये जो आर्टिकल ऐसे लिख देते हो ना, इतना डेप्थ में नहीं लिखना है। आप बस बता दो आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 131 और एक दो आर्टिकल और फिर आप इनका डिस्क्रिप्शन किसी एक का दे दो। क्लियर? आप ऐसे अगर सारी चीज़ें करोगे तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी, आपको भी याद करने में प्रॉब्लम होगी, साथ ही एग्जामिनर को लगेगा ये इसने तो पॉलिटी पूरी लिख दी। क्योंकि ये सब्जेक्ट आर्टिकल जब आप लिखते हो ना तो इससे इस बात की जानकारी हो जाती है कि आप इस क्वेश्चन को पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट के हिसाब से लिख रहे हो, जबकि आपसे एक क्वेश्चन डिमांड करता है कि आप जीएस के लेवल पे लिखो। देखो जीएस के लेवल पे और ऑप्शनल के लेवल पे एक माइन्यूट सा अंतर होता है। वो क्या कि आप जब जीएस के लेवल पे किसी प्रश्न का उत्तर लिखते हो तो वो बेसिकली न्यूज़पेपर के एडिटोरियल की तरह होता है कि कोई भी आम व्यक्ति उस एडिटोरियल को समझ सके, और जब आप जीएस की जगह पे ऑप्शनल के उत्तर को लिखते हो तो वो एक स्कॉलर की तरह होता है कि एक विद्वान व्यक्ति जो रिसर्च के आधार पर लिखता है, तो वैसा आपको उत्तर लिखना है। जब भी आप मेरे को हिस्ट्री ऑप्शनल का आंसर चेक कराते हो तो मैं काफ़ी उसको डेप्थ में बताता हूँ, बट आप जब जीएस में आंसर मेरे से चेक कराते हो तो मैं उसकी कुछ सीमाएं निर्धारित कर देता हूँ कि ये देखिए जीएस के लेवल पे हम ऐसे लिखेंगे। समझ गए ना? तो आप इसको ऐसे ही लिखिए। पहले आप बता दीजिए न्यायिक समीक्षा भारतीय संदर्भ में उसका सामान्य सा अर्थ, फिर आप ये बताइए कि न्यायिक समीक्षा से संबंधित जो प्रोविज़न है, किन किन विषयों को या किन किन अधिनियमों को हम न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत ला सकते हैं। उसी साथ में आप इस बात का भी जिक्र कर दो कि 9वीं अनुसूची के अंतर्गत विषयों की भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। फिर आप कई सारे केसेस का उल्लेख कर दो
और फिर आप ये बताओ भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में कौन कौन से प्रोविज़न हैं। और जब आप ये लाइन बता रहे हो तो स्टार्टिंग में ही बता दो कि हालांकि भारतीय संविधान में कहीं पर भी न्यायिक समीक्षा का उल्लेख नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर अपनी ज्यूरिडिक्शन के माध्यम से इस बात को प्रूव किया है, जो कि कई सारे अनुच्छेदों के माध्यम से हमें परिलक्षित होते हैं। वो अनुच्छेद कौन से हैं तो आप उसमें बता दो, अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद 32 है, 131 है, ऐसे आप एक दो का एग्जाम्पल दे दो। क्लियर? उम्मीद है आपको ये उत्तर समझ में आ गया होगा। हालांकि आपकी वर्ड लिमिट ठीक है। आप देखिए ये इतनी ज़्यादा भूमिका पीसेस का मतलब ये भी बिल्कुल नहीं होता है कि आप काफ़ी ज़्यादा भूमिका के आधार पे लिखो। ये भूमिकाएं ना बेसिकली ऐसे राइटिंग वगैरह के रूप में उपयोग की जा सकती हैं, बट आंसर राइटिंग में आप डायरेक्ट लिखो। जैसे कि आपने यहाँ से आंसर अपना शुरू किया है बेसिकली इस जगह से, भारतीय संदर्भ में, समझ गए? आपने यहाँ से आंसर को शुरू किया इस जगह से, तो आप इसको फर्स्ट राउंड पे लाओ और जैसा मैंने बताया आप वैसे लिखो। और यहाँ पे तुलना मत करिए क्योंकि तुलना के बारे में आपसे पूछा ही नहीं है। ठीक, उम्मीद है आपको ये आंसर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।